2 3 hello, can you hear me? So 18. नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है। पाकिस्तान टुडे की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मुख्तलिफ जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी जानब से एक मिला जुला रद्दबदल जो है, रुझान जो है वो देखा जा रहा है। कुछ ये बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि जनाब ठीक है जी, मुलाजमीन और जो मुलाजिम तबका है उसके लिए कुछ बेहतरी रखी गई है, मगर कुछ IT से मुंसलिक लोग ये परेशान हैं कि जनाब अब कोई टैक्स की बात की जा रही है, उन पर भी टैक्स लगेगा। ई कॉमर्स से मुंसलिक लोग जो कि नौजवान हैं, बड़ी तादाद में IT से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उस हवाले से उनको क्या परेशानी है, साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो तामीराती शोबा है जो ये दावा करता है कि जनाब 70 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ पैरेलल चलती हैं और साथ साथ हम एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सरमाया इस मुल्क में लाने में, उसके ऊपर ही बात करेंगे कि उनके क्या रुझानात हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और ओवरऑल वफाकी हुकूमत के इस बजट को किस तरह देखा जा रहा है और अब आइंदा इसके जो नताइज हैं क्या वो आम आदमी पर पड़ सकेंगे, क्या उससे फ़ायदा एक आम आदमी को मिल सकेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकारें, ये मुल्क दावा ये करते हैं कि सर हम जो हैं ये आम आदमी के लिए तमाम तर कोशिशें जो है वो कर रहे होते हैं। पहले सूरत हाल क्या थी और अब सूरत हाल कैसी बनती दिख रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर एंकर पर्सन यासिर साहब मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ प्रोग्राम करते हैं हमारे यहाँ बल्कि माशी मामलात के हवाले से भी एक गहरी नज़र रखते हैं और अभी हम प्रोग्राम से पहले भी कुछ डिस्कस कर रहे थे, उस पर भी हम चाहेंगे कि कमेंट हो। यासिर साहब बहुत शुक्रिया। ओवरऑल बजट को लेकर अगर हम बात करें यासिर साहब तो किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी का तो मिला जुला एक रुझान देखा जा रहा है, वो कुछ कह रहे हैं जी बहुत अच्छा है और कुछ कह रहे हैं यार मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, और फिर जो हुकूमती सतह है वो ये कहते हैं ना हर दफ़ा ही का रोना ही होता है बिजनेस कम्युनिटी का। आपकी क्या स्पेशल ओपिनियन है, थोड़ा सा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अली फॉर हैविंग मी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हर किसी की इस पे रिजर्वेशन है। बिजनेस कम्युनिटी के हमेशा से रिजर्वेशन रहती हैं बजट के हवाले से। ज़ाहिर है कि उनके लिए तो विन विन सिचुएशन कभी भी नहीं होती, और ये भी देखा गया है कि हमेशा उनके लिए जो कैश 22 की एक सिचुएशन रहती है। वेल, अगर बात की जाए कि आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात की कि ये एक आम आदमी की ज़िंदगी पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या ये जितने भी सरकारें टैक्स कहती हैं, हम नहीं कहते, सरकार कहती है जी एग्जैक्टली बहुत तो अच्छा अब इसका हम कोई बना रहे हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे नज़र आता है या नहीं आता, पहले तो उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जो एलोकेशंस एग्जैक्टली हुई हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक आम आदमी का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त इन्फ्लेशन के साथ होता है, और उसमें भी उसका जो फूड और कमोडिटीज़ के जो आइटम होते हैं उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब प्राइसेस इतनी ज़्यादा इनस्टेबल रहती हैं हमारे यहाँ, इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती हैं कि हम देखते हैं कि एवरी नाउ एंड देन जब भी कोई सीज़न आता है, लाइक रमज़ान का महीना आता है या ईद से पहले, अभी रिसेंटली हमने विटनेस किया कि जो कमोडिटीज़ थी, ख़ासतौर पर टमाटर है, प्याज है, आलू, इनकी प्राइसेस के अंदर एकदम सर्ज आई है। और इसका कोई रीज़न कोई समझ में नहीं आता, या तो अगर सप्लाई साइड पे अगर कोई इशू आ रहे होते तो हमें नज़र आता पूरे पाकिस्तान में, फिर डिस्पैरिटी नज़र आती। पंजाब के अंदर हमने देखा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो वहाँ पे प्रिवेल किया और वहाँ पर फिर इन चीज़ों को कंट्रोल किया गया और प्राइसेस हमें स्टेबल नज़र आई। बट यहाँ पर फिर एक दफ़ा प्राइसेस में सर्च आ गई। ये तो बहुत माइनर सी चीज़ है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन एक आम आदमी के साथ होता है। और फिर जैसे हम अभी आगे चलकर बात करेंगे कि आपने एडिशनल लेवी जो है उसके ऊपर ऐड की है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, और फिर एक नया मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि आप थ्रू अगर अपना जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है इसके ज़रिए अगर आप पेट्रोल लेंगे या ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर आपको जो है वो कंसेशन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। चलें ठीक है, सब जगह ये अगर रूल अप्लाई हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपको कैशलेस जो है वो अपनी इकॉनमी को करना पड़ेगा, ये बड़ा ज़रूरी है। तो बात हो रही थी जनाब इस हवाले से। याद है आप थोड़ा जी सा जी। इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक आम आदमी जो हमें देख रहा है पाकिस्तान के अंदर या यूजुअली कौन कौन सी इकोनॉमी है, हम कहते हैं जी एक ग्रे इकोनॉमी है, एक कहते हैं जी ब्लू इकोनॉमी है, फिर वेरी कौन राइट। सी वाइट है, ये रंग बिरंगी जो इकोनॉमीज हैं इसके ऊपर ज़रा पहले तो इसको डिस्क्राइब कर देना, क्योंकि ये भी एक रोल एग्जैक्टली प्ले कर रही एग्जैक्टली। होती हैं। मतलब
पैसा सरकार कहती है जी टैक्स नहीं दे रहा, तो वो टैक्स कहाँ जा रहा है? अच्छा, जो बचा रहे हैं वो किस चोर दरवाजे के जरिए बचा रहे हैं? जिनके पास बड़ा बड़ा सरमाया है उनसे आप नहीं ले पा रहे, तो वो क्यों नहीं ले पा रहे? उसको ग्रे इकोनॉमी क्या कहते हैं? जरा इस हवाले से भी थोड़ा सा बता देना ताकि एक चीज जरा इम्पैक्ट डाल सके। बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो ग्रे इकोनॉमी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर हमारा टोटल पोटेंशियल इस वक्त अगर जैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि $400 बिलियन की इकोनॉमी हमारी बन चुकी है और हम उस क्लब में शामिल भी हो चुके हैं, तो उससे भी बड़ा एक सेगमेंट है जो उसके बिल्कुल पैरेलल है और वो ग्रे इकोनॉमी है जो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए, जिसकी अभी आपने निशानदेही की, कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को पहले डॉक्यूमेंटेड करें। उसके बाद अगला स्टेप ये हो कि हम अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। आपने ब्लू इकोनॉमी की बात की, बहुत अच्छी बात है। ब्लू इकोनॉमी के हवाले से एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत थी। समंदर है आपके पास, समंदर है, आप उससे पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। और अगर इसको प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे तब जाकर आप देखेंगे कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको नजर आएगा। अदरवाइज ये जो आपके एक्सपोर्ट्स के नंबर होते हैं ना, ये अली मैं आपको बताऊं, ये एक बड़े ज़माने से 25 से 30 बिलियन डॉलर के ब्रैकेट में आपको घूमते हुए नजर आते हैं। इससे ज़्यादा हमारा पोटेंशियल बाकी नहीं। तो मैं तो सीधी सीधी एक बात कहता हूं ना, मैं कहता हूं मुझे कोई साइंस की जरूरत नहीं, बल्कि किसी को भी साइंस की जरूरत नहीं है। जिसका काम है, अगर वो रोता दिखाई दे रहा है, मतलब मैं कह रहा हूं कि फिशरमैन है यार, आप उनसे मिले, बेचारे हर दफा परेशानी में दिखाई देंगे। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमें थोड़ा बहुत सेहत का बंदोबस्त कर दो, हमें जो थोड़ा बहुत लोन चाहिए होता है या थोड़े बहुत जो हमें माशी सूरत हाल होती है ना, हमें उसको थोड़ा सा बेहतर कर दो, और कुछ जगहें ऐसी कर दो हमारे लिए, कुछ ऐसी फैसिलिटेशन कर दो, कुछ ज्यादा नहीं करो यार। हम इकोनॉमी के अंदर अपना रोल डालने को तैयार है, वो करने को तैयार नहीं। वहां करप्शन इतनी भरी पड़ी है कि वहां जो उनके फंड्स है, हमें सुनने में आता है जी वो भी खा रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, अभी आपने जैसे ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहा है ना, फिशरमैन को कैसे फैसिलिटेट करेंगे। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो जितना भी सी से आइटम हम निकालते हैं, वो हम यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं करते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने हम पर जो है वो बैन लगाया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि जब वहाँ से टीम इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आई फिशरीज़ में, और जब उन्होंने यहाँ पे हाइजीन के लेवल को देखा, तो उन्होंने कहा कि अप टू द मार्क नहीं है, तो आप इतना बड़ा सेगमेंट आपका जो है वो रह गया, आपका एक्सपोर्ट से बाहर हो गया। तो जनाब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर आप उसको फर्दर अगर इसके ऊपर काम करते, अगर उसको रिवैम करते, तो जाहिर है कि ये भी कंट्रीब्यूट करते, और ये भी 2 या 3 बिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी है, ये आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो अच्छा, एक और मजे की बात यासिर साहब, आप ग्रे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, हमारे कुछ ताजिर बिरादरी से बातचीत होती है, बैठकें होती है ना, वो कहते हैं यार लीगली सरकार हमसे ले ले कुछ ऐसे पैसे तो समझ में आते हैं। अब मसला ये है कि टैक्सेस, शराह, वो कुछ लॉजिक्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं कि यार सरकार तो हमें नोचना चाह रही है, हम फिर पैसा बाहर नहीं लेके जाएं या इस रास्ते से होकर कहीं और जमा ना करें या पैसा इधर नहीं इधर रखें, तो सरकार तो हमें खुद मजबूर कर रही है कि जनाब जाओ इस तरफ जाओ, नहीं दो सरकार के कौमी खजाने में पैसा। ये कौन कौन से ताजिर है, ये क्या बातें कर रहे होते हैं? थोड़ा सा देखने वाले ये भी जाने बड़ा जरूरी है। टैक्सेशन एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हमारे यहाँ इसलिए बन चुका है कि हमारे यहाँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हमें उसमें ईज़ लेकर आए, उसको सिंप्लीफाई करें, तो ये सारे लोग बासानी टैक्स नेट में आ सकते हैं। मैं बार बार इसके ऊपर बात करता रहा हूँ माजी में भी कि ये बड़ा ज़रूरी है। जब भी हम इनसे बात करते हैं, ये जो टैक्स पेयर बनना चाहते हैं, मगर इतना ज़्यादा आपने सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि वो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। और आपको याद होगा, और चोर दरवाजे खुले बैठे हैं सर। Exactly. बोलते हैं यार आप इतनी परसेंटेज देते हो, मुझे इतना दो, मैं आपका माल इधर से इधर करता हूँ। रोजाना FIA वाले हवाला उंडी के लोगों को पकड़ पकड़ के दे रहे होते हैं और प्रेस रिलीज दे रहे होते हैं, यार हमसे चलवा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद है वो ये मैटर्स कौन कौन से हैं जहां पर ये हवाला उंडी वाले अपना एक अच्छा सा दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो क्यों जा रहा है उस तरफ सर? बैंकिंग सेक्टर को पॉलिसीज अगर ऐसी कर ली जाए, वो कौन सी पॉलिसीज है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है? बिल्कुल ठीक है, ये थ्रू प्रॉपर चैनल के जरिए अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आपका टैक्स बेस मजीद ब्रॉडन होगा। ये तो सबसे पहले आपको प्रायर बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कि ये जो आपका इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर ही जो लोग बैठे हुए हैं, ये उन्हीं की मदद से ये सारे काम होते हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि अगर आप इसको ठीक कर लेंगे तो खुद ब खुद आप देखेंगे आपका टैक्स टू GDP जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। दो कि कोई बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं है, अगर 0.5% या अगर आपने 4 या 5% अगर उसमें एवरेज गेन भी किया है, तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है।
तो आपको इसको तकरीबन 17-18% और इससे ज़्यादा लेकर जाना पड़ेगा। सर वो एफपीसीसीआई वाले यासिर साहब ये भी एक बड़ा एक मामला उठा रहे हैं यार। ये बच्चों ने अभी कुछ काम करना शुरू किया था आईटी के ऊपर, कुछ Very right. सॉफ्टवेयर हाउसेज हमने खुलते देखे थे, बच्चों को कुछ ई कॉमर्स का जुनून समझ में आया था यार। वो गोरों से कुछ पैसा कमाने की कोशिश कर रहे बिल्कुल थे, सही। इंटरनेशनली वो कोशिश कर रहे थे अपनी मदद आपके तहत। वो कह रहे थे यार सही है, हम 2 कंप्यूटर 4 दोस्त मिलकर जो है ना वो थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर खरीदेंगे, उधर बेचेंगे, 2 रुपए अपने कमा लेंगे। बिल्कुल सही। वो सरकार कह रही है जनाब उसमें भी मुझे अभी टैक्स चाहिए ना। Exactly. ये क्या है मामला, जरा उसमें भी तो बिल्कुल, बताएं ये ना। आईटी सेक्टर जो है ना, इसका पोटेंशियल वैसे अगर देखा जाए पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर 240 मिलियन की पॉपुलेशन हो और आपका जो आबादी का सबसे बड़ा चंक है वो यूथ के ऊपर बेस करता है, यानी कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे भी चलते हैं तो तकरीबन 60% की आपकी पॉपुलेशन यूथ के ऊपर बेस करती है। अगर आप आईटी में अगर उनके पोटेंशियल डिस्कवरी की बात करें तो एटलीस्ट 8 to 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की आपकी आईटी इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट्स को हटाकर अगर और सारे सेगमेंट्स को देखें, अच्छा इसमें सेगमेंट्स बहुत सारे हैं। मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स की वजह से जो है वो प्राइस पैरिटी ख़राब हो रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए टैक्सेशन इसके ऊपर लगा दी जाएगी, टैक्स में ले आएंगे इसको। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप कैसे मोटिवेट करेंगे लोगों को? जॉब क्रिएशन आपके पास है नहीं, आपने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की। जो वर्क फ्रॉम होम वाले हैं अगर वो काम कर भी रहे हैं, आपके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है कि वो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज को लेकर आएँ, वो डॉलर्स में अर्न करते हैं, बजाय इसके कि आप उनको चीज़ों को सिंप्लीफाई करते। उनकी पेमेंट्स का जो इशू है वो थ्रू दुबई वे कराची आती हैं। सर मर्चेंट्स डायरेक्ट पागल उसको हो रहे वो होते हैं, करें। मर्चेंट ढूंढ दो, Exactly. मर्चेंट ढूंढ दो। ये मर्चेंट अकाउंट क्या होता और है? फिर ये वो भी बीच बड़ा में एक से वो- कमीशंस हाँ। जाते हैं, फिर उसमें से कट्स ये जाते बड़ा हैं। लेवल पर काम हो रहा है सर। मैं तो Exactly. हैरान होता हूँ जब मैं अपने आईटी बॉयज से सुन रहा होता हूँ। बिल्कुल ये चीज़ें। सही है। तो आप उसको डायरेक्ट पैसेज दें ताकि उनकी पेमेंट्स यहाँ से हो सकें और वो पेमेंट कर सकें। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अली पता ये है कि आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो बेस करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब ये इसका सबसे बड़ा सोर्स है स्मार्टफोन। अब आप स्मार्टफोन के ऊपर मैं एक अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि जब सारा काम इसके ऊपर हो रहा है और अगर आप 1 लाख रुपए अगर उसकी कॉस्ट है 100,000 तो आप उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए टैक्स ले रहे हैं। जब आप इस किस्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आपके यहाँ आईटी जो है वो सर प्रमोट हो या इस तरफ दुनिया के ही अंदर मिसाल मिल जाती है ना। जाने ठीक है जी हम नहीं बात करें, मगर ये वाली बात है ना कि एक तरफ मार्क जकरबर्ग की बनाई हुई एक वेबसाइट फेसबुक और एक तरफ आपकी पूरे मुल्क की मईशत, मतलब एक डिफरेंस नजर आता है ना आपको। Exactly, मतलब तो बिल्कुल ये सही। आईटी का ही कमाल है ना कहीं ना कहीं। ये क्या है बिल्कुल। आईटी के अंदर हम आपको लग रही है हुकूमत जो है वो फैसिलिटेशन की तरफ भी जा रही है। सरकार टैक्स लगाती रहती है जी हम टैक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम ये दे रहे हैं ना तुम्हें। अब वो दे भी क्या रहे, कुछ तो दे रहे होंगे ना यार। यासिर साहब इसके ऐसा तो अगर नहीं हो कोई- सकता कि कुछ नहीं दे रहे हो, टैक्स ले रहे हो बच्चों से। नहीं, अभी तक जो गो थ्रू किया इसके सेलिएंट फीचर्स सच मुझे नजर नहीं आए। इसमें सिर्फ बजाय दे दो वाला इसके काम सिर्फ है। दे दो वाला काम है, बजाय इसके कि आप देते लोगों कमाल को है। रिलैक्सेशन देते सैलरीड क्लास को। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ा होगा अपने पाक स्टडीज की बुक में कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चरल आ रहा था यासिर है साहब, ना। मैं इसी पे आ रहा था कि अभी तो काम ही अब वो यही है। शिफ्ट हो गया है, अब वो हो गया है एक सर्विस ओरिएंटेड कंट्री हो गई है जहाँ की जीडीपी की कंपोजिशन के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो सर्विसेज सेक्टर है। और अगर सर्विसेज सेक्टर के ऊपर मजीद टैक्सेस, लेवीज, एडिशनल जीएसटीज, एफईडीज और कस्टम ड्यूटीज़ और ना जाने ये सारी चीज़ें अगर आप उसके ऊपर लगाएंगे तो फिर वो किधर जाएगा? वो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर है बजाय उसको ईज़ मिलती, और वो ईज़ किस शक्ल में है कि 6 से 12 लाख रुपए के ब्रैकेट में जो आएगा तो उसको जो है वो 30,000 रुपये जो है वो टैक्स जमा कराना होगा। ये उसकी कैलकुलेशन अभी मैं करके बताऊंगा आपको। तो ये एक प्रॉब्लम है, बजाय उसको कि आप उसको ईज़ देते, रिलैक्सेशन देते, आप फर्दर उसको टैक्स नेट के अंदर और ले आए। तो आप अगर टाइटनिंग की तरफ जाएंगे तो सर्विस सेक्टर जो मेजर आपका कंट्रीब्यूटर है अगर मजीद टाइटनिंग की तरफ जाएगा तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? अब यासिर साहब एक सवाल उठ रहा है मेरे ध्यान में ना, मेरे सवाल ये उठ रहा है, देखें अब सरकार चाह रही है, सरकार चाह रही है कि भाई पैसा है, कोशिश भी अच्छी कर रही है, हम कोशिश पे नहीं कर रहे जी, सही है, पहले से बहुत अच्छी कर रही है कोशिश, और प्राइम मिनिस्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब शानदार कोशिश में, नेक नियति में, उन पे कोई वो डाउट नहीं है। मगर एक सवाल है मेरा, ये बहुत सारे लोगों के जहनों में भी होगा, लैंड रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, हम वडेरा शाही की हम बात करते हैं, हम कहते हैं यार इतना बड़ा जो है वो मासेज है, हम लाइव स्टॉक के डिस्कस करते हैं। इस बार सरकार ने इनसे भी तो कुछ ना कुछ लिया होगा, मांगा होगा, कोई टैक्स लगाया होगा, कोई चुन्ना सा, कोई मुन्ना सा कोई टैक्स लगाया होगा, कुछ नहीं, आपकी नॉलेज में आया होगा कुछ? बड़ी एक बदकिस्मती है, ये भुट्टो साहब अपने दौर में लैंड रिफॉर्म्स का एक बिल लेकर आए थे, और जब उन्होंने ये बिल पेश किया था तो उसके बाद उनकी कैबिनेट के जितने भी मेंबर थे, उनके जितने भी एलाइज थे, वो सारे उनसे नाराज़ हो गए
और उसके बाद वो केस हमेशा के लिए पेंडिंग क्यों में सर? चला कौमी गया। खजाने में पैसा अगर कोई वडेरा कोई जागीरदार दे देगा, जिसकी कोई बड़ा एक जमींदार दे देगा, तो वो पाकिस्तान की खिदमत के जुमरे में नहीं आता। बिल्कुल आता है। ये अच्छा सिर्फ उसकी, तबकादार तबका, हाँ, नौकरी पेशा वही और ये देगा सर्विस टैक्स हमेशा। ओरिएंटेड, इसने खिदमत करनी है सारी, ऐसा ही है, और बिल्कुल। इसी से खिदमत लेनी है सरकारों ने। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवर दी ईयर्स ये रहा है कि मैं अक्सर जब लोगों से बात करता हूँ वो कहते हैं जी एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ना वो आपका टैक्स नेट में ऑलरेडी है, क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स के ऊपर देते हैं, हम खाद के ऊपर देते हैं, फर्टिलाइज़र के ऊपर, डैप के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, वो सारे टैक्सेस लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम टैक्सेस पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कम्प्लीटली एग्जाम्प्टेड हो। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आप ओवरऑल जो आपको कैपिटल गेन उसके ऊपर होता है, जो आपकी नेट इनकम होती है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट टैक्स कैसे लगाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको याद होगा वो एक एफबीआर के चेयरमैन थे, आजकल ज़रा बैकी बातें कर रहे हैं वो, तो वो ये कहा करते थे कि उन्होंने ये इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की थी, तो वो जनाब बहुत सारे लोग जो हैं उनके अपनी कैबिनेट के लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो ये चैलेंज आपको हमेशा से फेस करना पड़ेगा। ये तो इतना कोई आसान कोई नहीं है। मर्द मुजाहिद आएगा इस वफाकी ऐवान के अंदर से, कोई हमें ऐसा उभरता हुआ कोई ऐसा ताकतवर आदमी नजर आएगा, कहेगा नहीं जनाब मेरी आवाम कब तक खिदमत करती रहे, थोड़ी सी खिदमत तुम भी करो। लग रहा है कोई ऐसा शख्स आ सकता है अभी फिलहाल इन वक्तों में, इन सियासी चेहरों के दरमियान कोई ऐसा शख्स नजर आ रहा है कि जनाब ये शायद आ जाए तो शायद ये कहेगा बेटा अब आपकी भी खिदमत करने का वक्त है, थोड़ी सी खिदमत आप भी कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। बट ये सारे जो है ना स्टेटस को के बेनिफिशरी हैं, ये जितने भी हमारे पास पार्लियामेंटेरियंस हैं। अब वेरी सॉरी, बात बड़ी सख्त है, मगर ये बात फैक्ट है कि आपके पास जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो सारे इसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो कभी भी इसको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। और एक ऐसा सब्जेक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, हमेशा से इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि आखिर इसको कौन रिजॉल्व करेगा। आप इसको टेक्निकल तरीके से भी ले जाने की कोशिश करते हैं, आपके अपने लोग ही आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन का जिनका मैं रेफरेंस अभी दे रहा हूँ ना चाहते हुए, तो बार बार इस चीज़ का तस्करा करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी हर्डल है पाकिस्तान की जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर। दूसरी तरफ एक और बड़ा चैलेंज है, वो ये कि आपकी जो बोरोइंग है ना, आप उसको कर्टेल करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी बोरोइंग को नहीं रोकेंगे, और सबसे बड़ी जो हर्डल है वो IMF इटसेल्फ, जब आप IMF के प्लान में रहेंगे, अब आपको सैलरीड क्लास को भी इंसेंटिव देना होता है, तो आपको अप्रूवल के लिए IMF के पास जाना पड़ता है। तो ये कंडीशन अगर आपके पास नहीं होती, अगर आप इसका पूरा एक एनालिसिस करें, अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं, तो आप ये देखें कि अगर आप इस वक्त IMF के प्लान में नहीं होते और इस प्लान में ना होते, तो इस वक्त आप लोगों को रिलीफ दे रहे होते, क्योंकि ना आपको किसी अप्रूवल की ज़रूरत थी, ना आपको कोई चीज़ उनको, जैसे आपने एडिशनल लेवी लगाई है, हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। तो IMF का प्लान एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब ये कहते हैं ना हम प्रोग्रेसिव, हमारी इकोनॉमी है, प्रोग्रेसिव ज़रूर होगी, बट ये है कि आप उसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे फॉर द टाइम बीइंग। तो आप नंबर्स को मैनिपुलेट करके अच्छा दिखा देंगे। आप GDP के हवाले से जैसे आप एम्बिशियस से पिछली दफ़ा भी के 4% की आपकी GDP होगी, बट समहाउ आप वही 2.5% की आपकी जो है वो GDP रह गई। और इसकी वजह आप क्या पेश कर रहे हैं? वजह ये दे रहे हैं, आपने इकोनॉमिक सर्वे भी कल जो पब्लिश किया उसमें आपने ये बताया कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी क्योंकि डाउन साइड पर है, इंटरनेशनल मार्केट्स भी डाउन साइड पर रही हैं। वो टैरिफ आपको पता है वो जो स्टार्ट हुई है, हमें गेस्ट को भी फोन कॉल पे लेना है यासिर साहब, इसके बाद हम कस्टम्स के ऊपर भी आएंगे। FBR क्या एक जो आजकल बड़ा फुर्तीला डिपार्टमेंट है। जनाब हम बात कर रहे हैं मईशत के ऊपर, आज के इस बजट सेशन के ऊपर, कि किस तरह एक आम आदमी के जो ज़िंदगी है उसके अंदर ये क्या रोल प्ले करेगा। हमारे साथ हुसैन साहब हैं, इस इनकम टैक्स के मामलात को बेहतर अंदाज में समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, और लीगली क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए और क्या नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा हुसैन साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। हुसैन साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एक डिबेट हमारे दरमियान चल रही थी, यासिर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। हम ये कह रहे थे सारी खिदमतें जो हैं ये तनख्वाहदार तबके ने करनी होती हैं, सारी खिदमतें जो हैं वो इस मिडिल क्लास तबके से इन्होंने टैक्स लेने होते हैं। ये जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, ये बड़े बड़े जागीरदार हैं जो खुद ऐवान के अंदर भी हैं, इनसे कब खिदमत ली जाएगी मुल्क की? इनके पास कितना टैक्स किस तरह लगाया जा सकता है, और अगर इन पे लगाया जाएगा तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है आपकी नज़र में, आपके नुक्ते नज़र में क्या इसके अंदर डिफ्रेंशिएट आ सकता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये मुझे राय देने का मौका दिया जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपकी बात बिल्कुल सही है। सारा जो बोझ होता है टैक्स का या बजट का, वो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास पर ही गवर्नमेंट हर अनफॉर्चुनेटली डाल देती है।
लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी पॉजिटिव बात यह है कि सैलरीड क्लास, जो कि हमारी मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान के अंदर है सैलरीड क्लास, उनको टैक्स में काफी रिलीफ दी गई है। एक तो ये बात, ये उनके लिए खुशाइन बात है। दूसरी बात कि टैक्सेस तमाम शोबा-ए-जात पे जिंदगी के, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, चाहे वो और कोई इंडस्ट्री हो, सब पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। यानी वो बिजनेसमैन या वो पोटेंशियल बिजनेसमैन जो सोच रहा था कि मैं XYZ बिजनेस करूं या सोलर का बिजनेस करूं या जो भी बिजनेस करूं, अब वो पहले ये सोचेगा यार पाकिस्तान में जब टैक्स वेरी हाई साइड है तो मैं पाकिस्तान में क्यों जाऊं, मैं कहीं और सरमायाकारी कर लूं। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि भाई हमारा बिजनेस, हमारा सरमाया यहाँ से शिफ्ट होगा दूसरी कंट्री। तीसरी चीज जो मेरी नजर में काफी टाइम से, पिछले तकरीबन 2 सालों से 2 बजट में जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर था, रियल एस्टेट सेक्टर पे काफी दबाव था टैक्सेस का, ड्यू टू मेनी रीजन। लेकिन इस मरतबा जो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे जो टैक्स की शरह जो फाइलर के लिए 3% थी, उसको हाफ करके 1.2% कर दिया गया। तो ये भी किसी हद तक एक खुशाइन बात है। बट अगेन अगर ओवरऑल हम इसको कंक्लूजन करें तो जिंदगी के तमाम शोबा-ए-जात पे टैक्सेस की भरमार कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ। हुसैन साहब, अगर मैं जानना चाहूँ, देखें कारोबार भी ना कुछ ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे अब ये जो एनर्जी सेक्टर से मुंसलिक बिजनेसेस है ना सर, उससे आप नेशनल लेवल पे कुछ फायदे ले रहे हैं। आप जो है ना बहुत सारी जगहों पर दीगर एक्सपेक्ट्स के अंदर अगर देखा जाए, फ्यूल कंजप्शंस के अंदर और दीगर चीज़ों के अंदर, कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर्स के अंदर अगर आप सोलर सिस्टम्स के अंदर जाएंगे, चीज़ें करेंगे, तो कम से कम आप दूसरी चीज़ों के अंदर जो अपने पैसे बचा रहे होंगे। तो ये जो पॉलिसी साज हैं, आपकी नज़र में नुक्ता नज़र क्या है सर, कि वो पॉलिसी साज जब अपनी पॉलिसियाँ बनाने के लिए बैठते हैं, जो इधर से टैक्स इधर लगा लो, इधर से छोड़ दो, तो इसके अलावा जो लार्जर स्केल में फायदा होता है, क्या उनके जहनों में वो चीजें सामने नहीं आती? जनाब, हर बंदे क्या यार एनर्जी सेक्टर की तरह, एनर्जी सेक्टर्स के अंदर इन चीज़ों के अंदर रिलीफ मिला जाए, ताकि ये जो बिजली के हवाले से जो मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, उससे बंदा बच सके। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, इसमें ये होता है कि जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली वो ग्राउंड रियलिटीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अब जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर एनर्जी सेक्टर पे रिलीफ देना चाहिए, तो जाहिर है जब एनर्जी सेक्टर पे रिलीफ मिलेगा तो इंडियन वो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, और जब आम आदमी खुशहाल होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो कि आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो किसी की भी डायरेक्शन पे वो शायद नहीं चाह रहे, या वक्त से अगर वो जो भी प्लान कर रहे हैं, पर इन्हें हम सब की यही राय है कि उन्हें आम आदमी को जो है वो बेनिफिट देना चाहिए, ताकि जो उसका बेनिफिट है वो पब्लिक एट लार्ज तक जाए, ताकि एक छोटी सी लीड क्लास। हुसैन साहब, फिर मैं एक और सवाल भी करने पर हक बजाने बुना और बोलता हूँ कि जनाब फिर मेड इन पाकिस्तान लेकर आओ ना। फिर वो चीज़ें जो इम्पोर्ट्स के ऊपर तुम टैक्सेस लगाते हो या कंसर्न पॉलिसीज बनाने वाले ये लगाते हैं, तो फिर कम से कम पाकिस्तान की सतह पर इतनी एलिजिबिलिटी लेकर आओ, इतनी ताकत लेकर आओ, इतने बिजनेस क्लास को जो है, बिजनेस कम्युनिटी को इतना फेवर्स करो, इतनी ऐसी पॉलिसी बनाओ कि वो इस मुल्क के अंदर जो है वो चीज़ें कर सके। उनको कुछ ज़मीनें दे दो सस्ती, उनको कुछ ऐसे फंड्स दे दो कि वो कम से कम बनाकर इस जगह पर प्रॉपर तरीके से वो चीजें बना पाए इधर ही। बिल्कुल करेक्ट। आज इवनिंग में ये हम डिस्कशन में बैठे हुए थे, हम सबकी भी यही राय थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट की बजट कोई भी नहीं रखती। यानी दुनिया में आप देखें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ह्यूमन कैपिटल के लिए जरूर कोई ना कोई एलोकेशन करते हैं। ह्यूमन कैपिटल में अब तमाम चीजें आ जाती हैं, हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, अपनी यूथ को किस तरह ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो बेहतर जिंदगी गुजार सकें। हुसैन साहब, बहुत जुमला हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे मोहम्मद अकमल साहब ने भी ज्वाइन किया है हमारे मैशत है। सर, मैं आपसे एक सवाल सीधा सीधा करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीज़ें देख रहा होता हूं। हमारे एक बहुत करीबी जानने वाले बड़े इंपोर्टर हैं जी, वो गाड़ियां इंपोर्ट करना चाह रहे हैं जी, इलेक्ट्रिक कार। वो कहते हैं भाई मैं वहां पर जाऊंगा, चीनी इंपोर्टर से पकड़ूंगा और उनसे जो है वो सारे, मोहम्मद अकमल साहब, उनसे गाड़ियां यहाँ पाकिस्तान ले आऊंगा। मैंने एक छोटा सा सवाल किया, सर आप लोग यहाँ पे कोई प्लांट क्यों नहीं लगा लेते? यहाँ पर आपको ऐसी क्या चीज़ की ज़रूरत है? आप चाइना से 10 बार लेकर आए, मगर उनसे कभी ये भी कह सकते हैं कि सर हमें यहाँ ज़रा सिखा दो, ये इलेक्ट्रिक कार को इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, हमें भी ज़रा सिखा दो। वहाँ पर हम यहाँ कर बनाना शुरू कर दें, सरकार को ज़मीन दे दे, थोड़ा सा ऐसा फंड दे दे, इलेक्ट्रिक कार आपका फ्यूल बचेगा, 10,000 सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। सर इस तरह की पॉलिसीज़ कि भाई टेक्नोलॉजी को सीखकर अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद और करामद जो है वो बनाया जाए, मोहम्मद अकमल साहब, इसके ऊपर आपको सरकार कहीं नज़र आती है? देखिए, जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं ना कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसके ऊपर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म विजन जो है हुकूमत का वो बड़ा मैटर करता है।
ठीक है ना। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, तो उसको देखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेसेस हैं वो भी कोई लॉन्ग रन में जो है ना पॉलिसीज नहीं बनाते, वो भी शॉर्ट टर्म काम ही कर रहे होते हैं। चाहे हमारे यहाँ पे अगर 3 बड़े ऑटोमोबाइल के जो असेंबलर्स हैं उनको आप देख लें, तो उन्होंने भी जो है वो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की, ठीक है ना। उन्होंने भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है ना असेंबलिंग का काम किया है। छोटे मोटे जो मटेरियल उसमें ऑटोमोबाइल में यूज होता है वो यहाँ पे बनाया है। मेन कंपोनेंट जो वो स्टिल जो है वो जापान या कोरिया, चाइना और दीगर ममालिक से हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर यहाँ पे बेशक इंसेंटिव्स दे, यहाँ की लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जानी चाहिए थी अब तक, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप इंडिया देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार और बड़े बड़े जो ब्रांड है वो आके मोहम्मद अकमल साहब, हमें एक बहुत बड़ा पैसा फ्यूल की मद में देना पड़ता है। इस फ्यूल की मद में हम किस तरह कटौतियां लगा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जनाब जो हमारा पैसा डॉलर की कीमत जो है वो आपके सामने है, हम ये देख रहे होते हैं कि जनाब हमें डॉलर से ही ख़रीदना है जो है ना, देकर पेट्रोल और बड़ा फ्यूल का जो एक सिलसिला है, एक लार्जर स्केल में हम बायर हैं। अब इसको हम किस तरह कर सकते हैं मोहम्मद अकमल साहब? देखें, जो एनर्जी के हवाले से हमारा नो डाउट कि जो इंपोर्ट बिल है तकरीबन $8 बिलियन के करीब जो है वो सालाना हम सिर्फ जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है ना डेफिनेटली कमी लानी चाहिए, और उसके लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और हुकूमत जो है वो इस हवाले से इस्लाहात भी कर रही है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि सोलर पैनल जो है वो उसको प्रमोट किया, लोगों ने सोलर लगाए और उसकी वजह से उन लोगों की डेफिनेटली अकमल साहब, हमारे आपके साथ ही ना दूसरे हमारे गेस्ट हैं, वो कहते हैं जी उस पर भी जो है ना वो टैक्सेस की भरमार कर दी, उनके अल्फाज लफ्ज ये हैं। मैं इसी के ऊपर बात कर रहा था यार, एनर्जी सेक्टर पे तो कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए नहीं यासर साहब। एग्जैक्टली अकमल भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त गिवन सिचुएशन है इसको देखते हुए, अभी जैसे बात हो रही थी, हम एलोकेशन भी देख रहे थे कि आप पीएसडीपी पे भी 1000 अरब लगा देते हैं और दीगर जगह पे लगा देते हैं, बट एट द सेम टाइम 8000 अरब रुपए आप इंटरेस्ट पेमेंट पे डाल देंगे, तो ये कैश लाएंगे कहाँ से? आपकी कैश स्टार्विंग इकोनॉमी है, ये फंड्स कहाँ से जनरेट करेंगे? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा ये कि आप आईएमएफ के प्लान में रहते हुए ये सस्टेनेबल जो आपकी इकोनॉमी है, ये गोल, इसको कैसे अचीव करेंगे और कैसे प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरफ जाएंगे? क्योंकि यहाँ तो आपको इस हद तक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपको अगर सैलरीड क्लास को अगर इंसेंटिव भी देना है तो आपको उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल है? ज़रा इस पे चाहूँगा ज़रा कमेंट कर दें। इंसेंटिव की जो आप बात कर रहे हैं वो एक तरफ से इंसेंटिव दिया है, ठीक है, सैलरी क्लास को। इस मरतबा उन्होंने जो 6 लाख से 12 लाख तक जिनकी सैलरी उनको 5% से कम करके उनका टैक्स जो वो 1% के ऊपर लिया है, और इसी तरह दीगर जो स्लैब्स हैं उनको भी सैलरी क्लास में रिलैक्सेशन दी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो पेट्रोलियम लेवी है वो तकरीबन 78 रुपीज से डायरेक्ट 100 के ऊपर गई है, ठीक है ना। और उसके बाद एक नया जो कार्बन टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो तकरीबन 2.5 रुपए फी लीटर जो है वो लिया जा रहा होगा। तो मतलब ये है कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जी हमने जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, टैक्स बेस को बढ़ाना है, और उसके बजाय हुकूमत खुद जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज में इजाफा कर रही है। तो ये इनकी अपनी ही जो पॉलिसी है उसकी कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि जालिमाना किस्म के होते हैं, जो एक मतलब एक आम आदमी अनजस्टिफाइड करना होता है, और जो है वो जो अमीर आदमी है उसी हिसाब से पे करना। अब सर, अब मजे की बात सुनिए ना सर, आप तमाम लोग और यासर साहब, मैं एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ, और जो अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं जसारत करूंगा यासर साहब। उसकी वजह पता है क्या है? अब सर एक और मसला भी है। मसला ये है, हुसैन साहब और मोहम्मद अकमल साहब, आप भी थोड़ा सा हमें इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने एक प्रोडक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आपने टैक्सेस लगा दिए जनाब, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है जी, मगर आपने एक और चोर दरवाजा जिसको आप स्मगलिंग कहते हैं, सर आज करने दीजिए ना खुल के बाद यासर साहब कि सर वो जो टैक्स भी नहीं दे रहा, चोर दरवाजे से वही चीज आपको, ये 100 रुपए की चीज कह रहा है जनाब मैं जो हूँ आपको 40 रुपए में दे देता हूँ, 10 रुपए अपना नफा करके आप 50 रुपए में भेज दें,
और वो रास्ता बरकरार आपको दिया हुआ है। अब एक तरफ वो शख्स जो तमाम टैक्सेस देकर तमाम प्रोडक्ट्स हासिल कर रहा है और एक तरफ ये आपके दरवाजा भी है। अब मार्केट के अंदर जो बायर आ रहा है सर, वो 100 रुपए वाली चीज तो नहीं खरीद रहा जिस पे आप टैक्स दे रहे हैं। सर एक मेरी बात समझिएगा, और एक लार्जर स्केल में हमें ये मसला दिखाई देता है अपनी इकोनॉमी के अंदर। अकमल साहब इसको किस तरह देखते हैं? ये जो स्मगलिंग का जो एक रोल प्ले होता देखते हैं, ये इकोनॉमी को कितना तबाह कर रहा है? इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर रहा है, और इसके ऊपर जो है वो हुकूमत भी जो है इस्लाहात कर रही है। SIFC के तहत जो है वो इकदाम किए गए हैं कि स्मगलिंग की जो है वो रोकथाम की जाए, ताकि जो टैक्सेबल गुड्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके और लोग जो है वो टैक्स प्रोडक्ट्स जो है ना वो खरीदें, बजाय इसके कि वो किसी भी किस्म की जो है वो स्मगल्ड प्रोडक्ट खरीदें। सर ये अब ब्लैक माफिया है, उनके हाथ बड़े लंबे हैं, उनके ऊपर हाथ डालना इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही जो है ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया नहीं है ना, ये तो आप समझें कि पूरी दुनिया में ही जो है ना ये स्मगलिंग का एक चाल फैला हुआ है, और हर मुल्क में जो है ना वो इस तरह के कार्टेल्स और माफियाज हैं जो ऑपरेट कर रहे होते हैं। उसमें हुकूमत की जो है ना वो वेल नज़र आनी चाहिए कि वो किस तरीके से जो है ना वो इफेक्टिवली इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। अकमल साहब, अगर आप एक नॉर्मल ताजिर हों और मैं आपको बोलूं सर ये 100 रुपए की चीज़ मैं आपको 40 रुपए में देता हूं, सर आप मुझसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? आप ये कहेंगे जनाब नहीं वो जो 100 रुपए की चीज़ है ना वो मैं दूंगा, 100 रुपए अपना नफ़ा रखूंगा और फिर अपना जो है ना 10 रुपए अपना नफ़ा रख के 110 में एक सारिफ को भेज दूंगा। नहीं, मुझे मिसाल देना कि ऐसी 1-2-3 प्रोडक्ट्स की। किसकी आप उसकी बात कर रहे हैं? किसकी सर? स्मगलिंग गुड्स की? हाँ, स्मगल गुड्स जो आप बता रहे हैं। जी सिगरेट की आप है ना, टोबैको इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से। अकमल साहब टोबैको तो आपका पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हो रहे हैं उन्होंने वो जी इनलैंड रेवेन्यू वालों ने कुछ लगाया था कि जी ये हम डाल के दे रहे हैं स्टिकर आपको, इसको जरा चेक कर लिएगा। सर आपको पूरी जगह पर आपको बगैर स्टिकर वाले सिगरेट्स जो हैं खुलेआम मिल रहे हैं। चलें छोड़ दीजिए कपड़ा, ड्राई फ्रूट्स, आपके पास हर वो शय जो सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि सरकार ने लगा दी है, वो आपको ब्लैक रास्ते से मिलकर आ रहे हैं। आपको घी, तेल, यू नेम इट सर, आपको क्या चाहिए? इस शहर के अंदर ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, किमाड़ी के एक टर्मिनल के पास जाना पड़ेगा और 2-3 रास्ते गोडाउन हैं, वहां बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आपको हर चीज अवेलेबल है सर। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये मैं देखें इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि स्मगलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन स्टिल जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं ये इस तरह की चीजें हैं, ये ठीक है, ये इस्तेमाल में आ रही है। लेकिन ग्रोसरी अगर आप देखा जाए ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स थी या तकरीबन आप समझिए हमारे इम्पोर्ट्स तकरीबन $55 बिलियन के लगभग तो है इस साल। तो वो सारी की सारी जाहिर है वहाँ से टैक्स पे करके ही आई हुई है, और बड़े बड़े शहरों में जो है ना वो इसका इतना ज्यादा नहीं है। अलबत्ता ये छोटे मोटे जो आइटम है, तो छालिया, गुटका, ईरानी डीजल और पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती हैं, और ये अपने लूपहोल जो है ना वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। अकमल साहब हमारे साथ ही रहिएगा, अकमल साहब हमारे साथ ही रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हम और भी गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। मीर मोहम्मद अली साहब हैं, हम इनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। सर हम बात कर रहे हैं कि ये ब्लैक मार्केट, ये जो वो माफियाज हैं जो कि इकॉनमी के अंदर बहुत बुरी तरह रोल प्ले कर रहे हैं, जनाब कि जो स्मगलर्स हैं वो मईशत को किस तरह जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। लार्जर स्केल में हर सामान आप 100 रुपए की एक चीज़ जो है, मैं मिसाल देके समझा रहा था जी 50 रुपए की ले लें, ताजिर भी लेगा और सारिफ को भी सस्ती पड़ेगी। तो ये ब्लैक मार्केट जो इतनी तेज़ी से बूस्टअप हो रही है, तो फिर हमारी जो रियल इकॉनमी है वो कितनी फीसद तबाह होगी इस ब्लैक मार्केट को अगर हम बूस्टअप कर रहे हो अपनी नाकिस पॉलिसी या नाकिस लोगों की कारकर्दगी की वजह से। टोटल 8% ऑफ द GDP जो है वो ब्लैक मार्केट में आप देख सकते हैं, जिसको आप स्मगल गुड्स कह सकते हैं, वेरियस किस्म के, चाहे वो ऑयल हो, ईरान के रास्ते आ रहा हो विच इज $2.6 बिलियन, दूसरी चीजें हो, सब मिला मिलू के ये कोई $8.5-9 बिलियन बनता है। हमारे प्रॉब्लम इससे कहीं बड़े हैं। असल प्रॉब्लम हमारे वेस्टेज ऑफ बजट है, हमारे राइट एलोकेशन नहीं है, हमने कोई रिफॉर्म्स नहीं किए हैं। देखिए, एक जगह से 2 बूंद खून गिर रहा है, जो आप कह रहे हैं वो सही है, दूसरी जगह से फव्वारा निकल रहा है खून का, तो जहां से फव्वारा निकल रहा है पहले उसको रोका जाएगा।
तो जैसे जैसे हमारे यहाँ फिस्कल इनडिसिप्लिन है पाकिस्तान के अंदर, बजट के अंदर, हम टैक्स नेट को नहीं बढ़ाते हैं, हम हॉरिजॉन्टली टैक्स नेट को नहीं बढ़ाते हैं, हम वर्टिकली टैक्सेस को बढ़ाते रहते हैं। हम ऑस्टेरिटी करते नहीं है। एक वजीर कह देते हैं कि मैं 6 महीने तक तनख्वाह नहीं दूंगा। भाई वजीर की तनख्वाह है ही कितनी, 3 लाख रुपए। तो अगर वो 6 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे तो कौन सा एहसान कर दिया। 9 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं जो हुकूमत की है, 18 करोड़ रुपए महीने के उनके स्टाफ की तनख्वाह है, उनकी तनख्वाहें फिर बढ़ जाती है। आप बाहर की चीजें देखें, आप स्टेट ओन एंटरप्राइजेस देखें, 160-170 से ऊपर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है, क्लोज टू $11 बिलियन इन लॉसेस। $11 बिलियन, उसका आधा पैसा तो हमने IMF से लिया है सिर्फ। उसको हम बंद करके बेचते क्यों नहीं है? वहां से तो फव्वारा निकल रहा है खून का, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। अच्छा, हम किन किन चीजों पे रोएंगे भाई? एग्जैक्टली मीर साहब, ये जानना चाहूंगा, मेरे ख्याल में 1 डेकेड से ज्यादा हो चुका है इस चीज को डिस्कस करते हुए। आज एक दफा फिर आपसे पूछ लेता हूँ, ये जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं, मार्केट को डिस्कस करके हम थक चुके हैं, अभी उसकी भी आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो लाइबिलिटीज हैं, जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं, SOEs जिनकी अभी बात की है, इसके हवाले से पॉलिसी आज भी अनक्लियर है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। प्राइवेटाइजेशन का एक छोटा सा जुमला तो उन्होंने कहा था, बट ये किस तरह इसको मटेरियलाइज करेंगे, ये आज भी कंफ्यूजन है। प्लीज ये देखिए, इसमें देयर इज नो कंफ्यूजन। यासिर, आपको याद होगा लिटरली 2014-15 से आप ये डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में 10 या 15 मरतबा आप और मैं ये डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त प्राइवेटाइजेशन में PIA का शोषा छोड़ा था, उसके बाद किसी और चीज का शोषा छोड़ा। देयर इज नो विल, सिंपल। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है वो बड़े दिल जिगरे का काम है, क्योंकि सियासी हुकूमतों में जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो आपके वोटर्स आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने जाली भर्तियां की भी होती हैं। 1000 जगह 1000 लोगों की कैपेसिटी में आपने 10,000 लोग लगाए हुए होते हैं, जैसे PIA में है। वो हड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इंग्लैंड की तकदीर कैसे बदली थी? लोग समझते हैं कि इंग्लैंड की तकदीर पिछले 250 साल पहले ही बदल चुकी थी। नहीं, आप मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी का खिताब मिला था। इसलिए कि जितनी भी उसकी मुखालिफत हुई, उसके बावजूद उसने इंग्लैंड की गवर्नमेंट को हर बिजनेस से बाहर निकाल दिया और प्राइवेटाइज कर दिया। बिल्कुल। कहते हैं ना, गवर्नमेंट शुड नेवर बी इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग बिजनेसेस। बिल्कुल ठीक है। सिंपल, दैट्स अ बेसिक इकोनॉमिक थियरी जो हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी यूनिवर्सिटी में आज से 30-35 साल पहले। ये इनके पास विल नहीं है, ये करना नहीं चाहते हैं। ये PIA होल्डिंग कंपनी A बना दी, उसका कर्जा निकाल के B में डाल दिया, A को क्लीन कर दिया। ये जगलरी कर रहे हैं ना। हमारा कोई डिस्कोज हमारे सारे पैसे लूज कर रहे हैं। हम कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ाते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं बढ़ाते। ये ऐसी बात है कि पूरे कराची को नई गाड़ियां दे दी जाए और एक रोड सही ना बनाए, वो गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, वी हैव 241 मिलियन पॉपुलेशन ये नाउ, और अब प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को एक कैश स्टार्विंग इकोनॉमी कहते हैं। ये बड़ा इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड कि ये वाकईतन ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आपके पास 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हो, वहां पे भी आपको कैश का प्रॉब्लम है। आपकी इकोनॉमी में अभी तक कैश फ्लोज ही आपके ठीक नहीं हुए हैं, आप कहां से इन्वेस्टमेंट लाएंगे? ये कैसे रिजॉल्व करेंगे? यासिर, सिंपल सी बात है, द एंटायर इकोनॉमी इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। Exactly. The real size of the economy, in my view, is about $900 billion. It's not $400 billion. आप 1 लाख रुपए लेके निकले, सुबह शाम तक खर्च करके आए, आपको 25 से 30% से ज्यादा की असली रसीदें तो मिलेंगी ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तंदूर वाला आपको रसीद देगा, दूध वाला आपको रसीद देगा, आप किसी और जगह कैश पे करेंगे, वो आपको रसीद देगा क्या? परचून की दुकान वाला दे। इस सिंपल सा तरीका ये है कि पाकिस्तान की जो रिटेल मार्केट है, या तो इनको आप टैक्स नेट के अंदर लेकर आए, या आप पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी, मैं क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल करेंसी कि भाई वो आपका ही पैसा है, डिजिटल है, आप डिजिटल से पे करना शुरू हो हर जगह। और ये 5 साल का
प्लान बनाएं और एआई की हेल्प के जरिए आप हर फोन के अंदर डिजिटल पेमेंट करवा कर आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अगर हर साल आपने अपनी जीडीपी की 10% को भी डॉक्यूमेंट कर लिया तो $40 बिलियन आप एक साल के डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अगले 7 से 8 साल में आप 800-900 बिलियन डॉलर पे पहुंच जाएंगे। ये मेरी समझ ये नहीं आता कि ये एक सिंपल तरीके हैं। ये दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। मैं आपको कोई ऐसी चीजें नहीं बता रहा कि मैं अपने आप को ज़हीन समझूं। ये एक कॉमन सेंस की चीजें हैं जो ये नहीं करना चाहते। लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि आईएमएफ के प्लान में रहते हुए कैसे प्रोग्रेस करेंगे, ये अभी तक समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये ज़रा हमें समझाएं कि आईएमएफ के प्लान में रहते हुए कैसे प्रोग्रेस करेंगे और फिर कैसे सस्टेन करेंगे, क्योंकि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यासिर देखें, सब में पहले तो ये याद रखें कि पाकिस्तानी सियासतदानों ने आईएमएफ को बदनाम करके रखा है। आईएमएफ हमारे पास नहीं आती है। हम 58 इयर्स में 25 टाइम्स आईएमएफ के पास गए जी। आईएमएफ एक बनिया है। जब बनिया कर्जा देगा तो वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि उसका कर्जा वापस आए। एग्जैक्टली। सो व्हाटएवर आईएमएफ टेल्स यू, दे आर टेलिंग यू टू डू द राइट थिंग। वो कहते हैं रिफॉर्म्स करें, वो कहते हैं ऑस्टेरिटी लेकर आए, वो कहते हैं फिस्कल डेफिसिट को कम करें, वो कहते हैं सब्सिडीज खत्म करें। exactly. ये सारे काम तो हमने खुद से करने हैं। मीर साहब चंद सेकंड रह गए हैं, हम चाहेंगे कि इस हवाले से भी एक लास्ट कमेंट कर दें कि क्या सरकार एक दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है? क्या जो सरकार पॉलिसीज बना रही है आज हाजिर वक्त में वो हमें हमारे मुल्क को बेहतर तरफ ले जाएगी? 78 इयर्स तो हो गए मेरे भाई कि कोई सरकार सही सिमत पे 30 साल से ज्यादा नहीं ले जा सकी, तो अब क्या पता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मीर अली साहब। जासिर साहब, हमारा टाइम जो है, मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। हम नॉर्मल डिस्कस कर रहे थे इस पूरी ट्रांसमिशन को। आपने सुना K21 न्यूज़ चैनल की, और इस खुसूसन इस 1 घंटे के अंदर भी कुछ निचोड़ हमने आखिर में निकालने की कोशिश की। और हम सिर्फ यही चाहेंगे कि इस ट्रांसमिशन का बाकायदा नाज़रीन इख्तिताम की तरफ पहुँच रही है। साथ साथ अपने जो रिव्यूज़ हैं, अपने जो फीडबैक हैं, वो हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।